हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये लास्ट चैप्टर है आपके साथ मेरा, और एक बहुत लंबी जर्नी और एक दो दिन में एंड हो जाएगी। मैं आपके मैसेज सुन के थोड़ा सा मुझे भी इमोशनल फील हुआ कि हाँ आप प्रॉमिस कर रहे थे, और मैं फिर इस चीज को बोल रहा हूँ। बेटा जब मैंने बैच स्टार्ट किया था या मैं कभी कोई बैच पढ़ाता हूँ तो मैं अपना सिर्फ ये टारगेट करता हूँ कि एनसीईआरटी की कोई लाइन मुझसे ना छूट जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे आपका एक नंबर भी कट जाए। क्योंकि हो सकता है आप अपनी फैमिली का सपना पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हो, आप में से बहुत सारे बच्चों का सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर ड्रॉप होगा या 12th के साथ पढ़ रहे होंगे, शायद लाइफ में दोबारा मौका ना मिले, या दूर गांव में बैठा हुआ कोई बच्चा जो मुझे देख रहा है उसकी एक ऐसी उम्मीद है कि सर सारा कराएंगे, वो उम्मीद ना टूटे। तो इस उम्मीद के साथ, इस मतलब एक्सपेक्टेशन के साथ आप जुड़ते हैं हमसे। हम भी कोशिश करते हैं अपना पूरा बेस्ट देने का, और ये एक तरीके से आपका मान के चलिए लास्ट चैप्टर है, एक चैप्टर कराना है। तो मैंने कोशिश करी थी कि सारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको कराई जाए, कोई भी टॉपिक को ऐसा ना कराया जाए कि आपको उसमें कुछ कमी रह जाए। तो मैं ये मानता हूं कि शायद मैं अपना काम ठीक कर पाया, पर मैं स्टिल आपको ये बोलूंगा कि बेटा अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारा, आपका और हमारा काम अभी पेंडिंग है। आखिरी कहते हैं जिसे द लास्ट लैप, आखिरी लैप की लड़ाई बाकी है, और उसके लिए आपने पूरा एफर्ट लगाना है। ठीक है, तो होता है ये, हम लोग समझते हैं इस बात को कि कहते हैं कि जो आपने 12 साल पढ़ाई की थी फर्स्ट क्लास से 12वीं तक का, उस सब की समरी अब ये आखिरी 2 महीने पे आ गई है। इसको ऐसे समझो, या आपने जो भी 3, 4, 5 साल, 6 साल से, जब से आपने थोड़ा सा दिमाग आया होगा, दिमाग तो बचपन से आ जाता है, लेकिन जब से आपके पास दिमाग आया होगा, आप चीजें समझने लगे होंगे, आपको उस सब चीजों की जो समरी है ये आखिरी 2 महीने में आ गई है। तो यहां पे जो आपका अब एफर्ट बढ़ेगा वो आपको उस लाइन के पार ले जाएगा। पर मैं आपको फिर ये बात बोल देता हूं बेटा कि मेरा टारगेट आपको सिलेक्शन कराना था बिल्कुल, पर मेरा टारगेट ये भी था कि आप में से बहुत सारे बच्चे एक अच्छी बायो बन सीख कर निकलें, एक अच्छे इंसान बन के निकलें जो अपना काम आगे मेहनत से करें। ठीक है, मेरी बात हमेशा याद रखना, हमें नहीं पता क्या होता है लाइफ में, वो हमारे चीज में कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर यहां से आप अपनी लाइफ में 6-7 साल अच्छे से मेहनत से पढ़ गए तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल जगह पे पहुंच पाएंगे। सिर्फ इतनी मतलब बात के साथ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमेशा हमेशा आपके लिए विश करेंगे कि आप बहुत अच्छे मतलब मार्क्स लाएं, एफर्ट करें, और हमेशा मतलब बढ़िया करें अपनी लाइफ में। ठीक है, क्लियर है? बस ये करना कि कभी आपको सर दिख जाएं तो उन्हें बताना जरूर कि सर हम आपसे पढ़े थे, हमने आपसे कुछ सीखा था, बस ऐसा। और बहुत कुछ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, मतलब मैं इन चीजों का स्ट्रिक्ट मतलब वो हूं कि लेजेंड, गॉड, ये सब बेटा मैं पसंद नहीं करता। फैन, कूलर, पंखा, इन चीजों में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मैं एसी यूज करता हूं। ठीक है, तो इस बात के लिए मैं क्लियर हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि हम एक मतलब आपको एक चैप्टर पढ़ाते हैं, एक टॉपिक सिखाने की कोशिश करते हैं, जो इसकी हमारी समझ बेहतर है आपसे, आपको सिर्फ एक समझ देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये लेक्चर है बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के साथ एक बड़ी स्पेशल बात है। इस चैप्टर में पढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत डाटा है, इसमें बहुत सारा डाटा है। ठीक है, सही है। अब मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूं। पहला, इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना बेटा, वो कहां से आते हैं? वो आते हैं मेरे पास इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन से। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल से आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है सर, ये हो गया। इससे आउटसाइड से क्वेश्चन जो गया, आउटसाइड एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन गया, वो क्या होता था बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, साइलेंट स्प्रिंग नाम से एक बुक होती है, एक साइंटिस्ट, एक ऑथर था जिन्होंने एक बुक लिख दी थी, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग चुप है। चुप क्यों है? क्योंकि बर्ड्स मर गए हैं। एक मतलब इंसेक्टिसाइड की वजह से काफी सारे बर्ड्स की डेथ हो गई, तो उनकी आवाजें सुबह नहीं आती थी। रैशल कार्लेसन की एक बुक थी साइलेंट स्प्रिंग, इन्होंने उसके बारे में शायद कभी नीट में पूछ दिया था 15-16 में। तो ये वो एक क्वेश्चन था जो बाहर से गया था। उसके अलावा ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पूछते थे आपसे। तो मैं क्या करूंगा, आपको बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में एक हैंड रिटन एक है जिसमें इंपॉर्टेंट डेज, जैसे एक साल ओजोन डे आ गया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, मैं आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हैंड रिटन नोट्स दूंगा।
उनको आपको रिवाइज करना है, उसमें इंपॉर्टेंट डेज जरूर पढ़ लेना। आप समझो ध्यान से, वहां से बाहर जा सकता है सिर्फ कि कुछ इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं। मैंने कुछ 10 12 15 दिन लिख के दिए थे बच्चों को, ओजोन डे उसी में से आया था, ऐसा नहीं कि आने के बाद लिखा था मैं पहले से देता रहा हूं कि यार ये वाले इंपॉर्टेंट दिन याद कर लेना। साइलेंट स्प्रिंग जब आया था ये पढ़ाया नहीं था हमने और ना पढ़ा सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज, इससे कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप में से बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क की जगह मत याद करने लगना। अगर आपको प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको छोड़ देना। रीजन क्या है बेटा, ये बड़ा इंपॉसिबल काम होगा कि कंट्री के कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, आप ये याद करो। क्लियर हो गया। अब आते हैं चैप्टर पे। तो बाहर से क्या जा सकता है, ये मतलब ये आया था तो आपने नहीं जाना, आपको मैं इंपॉर्टेंट डेज दे दूंगा इस चैप्टर में, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट डेज आप कर लेना। सही है सर, इंपॉर्टेंट डेज हम कर लेंगे, ठीक है। आपने कहा तो हमने मान ली भाई, कर लोगे। दूसरा इसमें क्या है बेटा, इस चैप्टर में डाटा बहुत है। डाटा बहुत है, डाटा तो आपके पास भी बहुत है फोन में, लेकिन ये चैप्टर में डाटा है हमारे पास। इस चैप्टर में जो डाटा है उसमें आपको मैं एक लाइन बना दूंगा, आपने ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। तो इसमें एक अप्रोच ये रहेगी कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा के हर स्लाइड के बाद एनसीईआरटी बताऊंगा और उसका वो डाटा याद करना है कि नहीं वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है कि नहीं, सही है। इसकी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रखेंगे चैप्टर के पढ़ने की। पहला, आपको यह पता होना चाहिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन से। दूसरा, एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ द एनसीईआरटी गए थे तो डेज का आएगा तो आप कर लोगे। अगर कोई फालतू क्वेश्चन आता है जिसके लिए हम पढ़ा नहीं सकते तो बेटा फिर वो तो किसी का नहीं बनेगा, जिसका बनेगा तो उसका लक है वो चीज। तो ऐसा नहीं कर सकते, उन चीजों के लिए हम पढ़ा सकते हैं आपको, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज की हम बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो हम सारा पढ़ते हुए चलेंगे। इसको डाटा आपको बता दूंगा कितना याद करना है, सारा नहीं करना इस चैप्टर में। पहली बात, कौन कौन सा डाटा याद करना है वो मैं साथ के साथ आपको मार्क करूंगा, सिर्फ आपने वही याद करना है, ठीक है। एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना कितना याद करना है। चलिए सर स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले मैं थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी आपको समझा दूं क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझना बेटा। बायोडाइवर्सिटी का एक सिंपल मीनिंग है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ लाइफ। सभी लेवल ऑफ लाइफ पे जो भी डाइवर्सिटी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अच्छा सर क्या मतलब हुआ, इसको देखो जरा। मान लो मैंने एक एरिया बना दिया, सुन ले ध्यान से। अब मेरे पास ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये दूसरा ह्यूमन है, ठीक है, ये तीसरा ह्यूमन है। देख लो क्या मस्त ह्यूमन बनाया मैंने, हाँ ठीक। इनकी आंखें कहां है, ये पीछे का हिस्सा दिख रहा है, आंखें नहीं दिख रही। अच्छा, ये सब सेम स्पीशीज के हैं। क्या ये जेनेटिकली सेम है? नहीं सर, जेनेटिकली तो अलग अलग है, तीनों अलग अलग है जेनेटिकली। तो इनमें भी क्या डाइवर्सिटी? हाँ सर, इनमें जो डाइवर्सिटी है सेम स्पीशीज में जेनेटिक वाली है, इसे हम कहते हैं जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी। सही है सर। तो इसका मतलब ये स्पीशीज सेम है पर डाइवर्सिटी तो इनमें भी है, दैट इज जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी। ठीक हो गई बात? हाँ सर। अब इसके बाद मान लो मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन एक स्पीशीज हो गई, यहां पर मान लो काऊ है, ठीक है, काऊ है हमारे पास, इसके सिंग बना देते हैं एकदम मस्त, आंखें भी है, हाँ काऊ इधर देख रही है, ठीक है, पूंछ रह गई, पूंछ भी बनाती, काऊ है, तो काऊ अलग स्पीशीज है। फिर हमारे पास ग्रास है, ये अलग स्पीशीज है, तो इसको हम कहते हैं स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। मतलब इसको मिला के सबको हम कौन सी डाइवर्सिटी कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। अच्छा, जब हम देखते हैं लाइफ कहां कहां पर है, लाइफ मेरे पास मान लो इस माउंटेन पर है, फिर यहां फॉरेस्ट में है, तो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम बन रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग तरह के इकोसिस्टम में लाइफ बन रही है। तो जब बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ लाइफ। ऑल लेवल का मतलब स्पीशीज लेवल से भी कम लेवल पर, जिसे हम कहेंगे जेनेटिक लेवल। भाई स्पीशीज से छोटा लेवल क्या हो गया? वैरायटी, स्ट्रेन, ब्रीड। याद करो, आपने कहा ना, हमने कहा व्हाट इज ब्रीड? ब्रीड क्या होती है? भाई ब्रीड हमको ये पता होना चाहिए, ब्रीड एक ही स्पीशीज के मेंबर होते हैं, वो दिखने में मतलब मिलते जुलते होते हैं पर कोई ना कोई फीचर उनका अलग होता है, पर वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज ब्रीड। तो ब्रीड में कौन सी डाइवर्सिटी होगी? जेनेटिक लेवल होगी। अब ये वालों में मान लो ये ग्रास है, ये काऊ है और ये सेम ये ह्यूमन है, इनमें कौन सी डाइवर्सिटी? इन तीनों में, इसको कहेंगे स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी। अब आते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी सबसे पहले कहती है कि देखो भाई, अगर कोई एलियन हमारी अर्थ पर विजिट करेगा, देखो कहता है कि देखो हमारे अर्थ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी है,
अगर कोई एलियन विजिट करता है, विजिट ऑन अर्थ, उसको बड़ा अजीब लगेगा। वाई वी आर फोकसिंग ऑन एलियन? क्या हमें स्पेसशिप लानी है? हम एलियन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? हमने यहां एलियन क्यों लिखा? हम एलियन लिख रहे हैं कि जब एलियन अर्थ पर आएगा तो उसको बड़े बड़े डिफरेंट टाइप के प्लांट दिखेंगे। एनसीईआरटी लिखती है डिफरेंट टाइप के प्लांट, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ लिख सकता है, मान लो बीटल दिख सकती है, एंड्स दिख सकती है, राइस की वैरायटी दिख सकती है, ऐसा कुछ भी दिख सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब ऑर्गेनिज्म दिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप किसी एरिया में रहते हैं तो आप वहां पे बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते, लेकिन जब बाहर से कोई आता है तो उसे पता चलता है। जैसे मान लो आप जहां रहते हो, आपको लिखता है ठीक है यार दिल्ली में रहने, क्या मतलब लाल किला, क्या हमारे पास लोटस टेम्पल, ये तो डेली देखते हैं। लेकिन गांव से कोई आता है, कहता है चलो लाल किला, यार कौन इनको धूप में लाल किला लेके जाएगा, ऐसे फील होता है। तो पॉइंट ये है कि जब कोई बाहर से आता है उस चीज की इंपॉर्टेंस उसे समझ में आती है। तो यही एनसीईआरटी कहती है कि जब कोई एलियन आएगा वो बायोडाइवर्सिटी में देखेगा। तो यहां से हमारा पहला पेज दे रखा है, तो इस पूरे पहले पेज में मेरे काम का कुछ नहीं है जो आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जब कोई एलियन आएगा, हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स, 3 lakh species of beetle, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchid। क्लियर है? इतने ऑर्किड हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यार उसको बड़ा अजीब, मतलब बहुत आप समझो, उसको इतनी बायोडाइवर्सिटी दिखेगी तो कह रहा है ही वुड अमेज एंड बैफल, अमेज और उसको अजीब लगेगा इतनी बायोडाइवर्सिटी देख के। क्या हमें ये डाटा याद करना है? नहीं, ये डाटा हमें याद नहीं करना कि कितनी एंड्स हैं कितनी, ये कभी नहीं पूछेगा। इनसे अगर क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ सकता है इनमें ज्यादा देख लो कौन है, बीटल की स्पीशीज ज्यादा है, तो ये कह सकता है कि आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट पूछ सकता है। तो आप हाईएस्ट के लिए याद कर लो कि सबसे ज्यादा किसकी है, बीटल की, बस इतना कर सकते हो। अगर ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हो, सेकंड में एंड्स दे रखा है, मान लो ऑर्किड दे रखा है, तो ये तो सर याद करना हो गया, तो सिर्फ बीटल याद करने ना, चारों नाम लिख के, और फिशेस दे रखा है, तो इसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बीटल की है। एक बेसिक लॉजिक ये भी होगा कि भाई बीटल जो होती है ना, बीटल इंसेक्ट्स हैं, एंड्स भी इंसेक्ट है, पर बीटल कंपैरेटिवली ज्यादा होती है क्योंकि वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होती है जहां पर काफी बारिश होती है। चलो ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली, तो इस पे से मुझे कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब चैप्टर में आपके क्या है एग्जैक्टली, चैप्टर में हमारे पास क्या क्या चीजें, पहला कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत बढ़िया से सीखने हैं। फिर हमारे पास डाटा है, डाटा 2 प्रकार का है, एक इंपॉर्टेंट और एक नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कौन से वाला डाटा याद करेंगे, इंपॉर्टेंट वाला, नहीं मानते नॉट इंपॉर्टेंट भी कर जाते हैं, है ना। नॉट इंपॉर्टेंट वाला सिर्फ किस लिए होता है, आप याद करके जाओ, बगल वाले से पूछ लो एग्जाम में, जब पहुंचो ना सेंटर पे, किसी से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लो, मैं दूंगा आपको ऐसे क्वेश्चन कि ये जाके पूछिए उससे जाके, है ना, कि अपने बगल में जो होगा तुम्हारे सेंटर पे, जो तुम्हें इंटेलिजेंसर लिख रहा हो, सारी बुक लेके घूम रहा हो, उससे पूछ लेना वो 2 क्वेश्चन, है ना। उसको चक्कर आने लगेंगे, अरे ये क्या पूछ लिया सर, है ना। ये वाला क्वेश्चन पूछ लेना उससे, क्या है मेरे कहने से कि मतलब पीडब्ल्यू पे नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि सेंटर पे आधे बच्चे पता चला पीडब्ल्यू के घूम रहे। ये वाला सवाल पूछना उससे कि मुझे बता तेरा जन्मदिन कब है, वो कहेगा 22 फरवरी, तो 22 फरवरी में बता शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करता है या लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करता है। ये मैं टीचर से आजकल इंटरव्यू में पूछ रहा हूँ, तो कहते हैं सर पता नहीं, ये ऐसे कैसे को सवाल पूछते हो, पर उनको समझ में आना चाहिए शॉर्ट डे लॉन्ग डे का मतलब छोटा दिन बड़ा दिन नहीं है, घटता हुआ दिन बढ़ता हुआ दिन है, सही है सर। तो जो नॉट इंपॉर्टेंट है वो नहीं करेंगे हम, डाटा कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ठीक है, और उसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आपको देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके पास बेटा एक्स सिटू इन सिटू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आपको चैप्टर को समझ के चलना पड़ेगा कि भाई देखो पूरा तो मुझे नहीं करना, जो करना है वो ध्यान रखो, ठीक है। और इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम भी है बेटा, कुछ साइंटिस्ट के नाम है जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, उसको ध्यान रखना, है ना। साइंटिस्ट के नाम में एडवर्ड विल्सन है, हमारे एडवर्ड विल्सन जी हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। हमारे पास डेविड टिलमैन है, डेविड टिलमैन है, उनके बारे में जानेंगे। पॉल एलरिच है, एक वो है जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है, कौन सी है, जिन्होंने वो बनाया, जिनके नाम से वो हमने बनाया था ना मार्शी एरिया, फ्रेंड ऑफ अरकाटा मार्श, है ना, जो यूनिवर्सिटी है उनके नाम से, ठीक है, जो और साउथ अमेरिकन जंगल में घूमे, क्लियर है।
नाम मैं भी भूल गया उनका, चलो नहीं नाम बता रहा हूं आपको। तो आपने क्या करना है, इनके कुछ नाम है, एक दो साइंटिस्ट और मेरे ख्याल से शायद है, तो यही 3 4 5 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आप यहां पे पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से बेटा, क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको लेकर पढ़ेंगे। कह रहा होगा सर पक्का भूल गए। नहीं बेटा भूला नहीं हूं, पर आपको आगे किसको मैं आ रहा हूं, ठीक है, ये आपके पास दिया भी हुआ है। अच्छा सर आप देख के बता रहे हो हमें? नहीं बेटा देख के नहीं बता रहा हूं, ये मैंने इनके बारे में पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है। ये जो साइंटिस्ट हैं यहां पर, ये रे जो आपका उसमें है, ये रे जो हमारे पास अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है ना बेटा, ये इनके बारे में कभी आप स्टोरी पढ़ोगे तो ये साउथ अमेरिकन जंगल में घूमते रहे बहुत सालों तक। और इन्होंने किस साल में काम किया, जिस साल में डार्विन वगैरह का काम है ना, उसके अराउंड काम किया, 19th सेंचुरी से पहले काम किया। पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, मैंने पढ़ी थी कुछ स्टोरी इनकी, तो तब काम किया। चलो, तो पहले पेज में कुछ नहीं है हमारे पास। अब आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। सेकंड मेरे पास जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, उसमें बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दे रखी है जो हमने अभी लिखी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ लाइफ, लाइफ के सभी लेवल पर जो डाइवर्सिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी लाइफ के सभी लेवल पर, बायोडाइवर्सिटी क्या है? लाइफ के सभी लेवल पर जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ऑल लेवल ऑफ लाइफ समझ में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जेनेटिक लेवल की, हम बात कर रहे हैं स्पीशीज लेवल की, हम बात कर रहे हैं अलग अलग इकोसिस्टम, जिसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। सही है सर। ये टर्म किसने दी थी? दिस टर्म वॉज, एनसीईआरटी लिखती है, टर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट। अब ये सोशियोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? बायोलॉजिस्ट तो समझ में आता है, बट व्हाट इज सोशियोबायोलॉजिस्ट? सोशियोबायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो फील्ड स्टडी करते हैं। फील्ड स्टडी क्या होता है? घूम घूम के बायो की पढ़ाई करते हैं, नई नई फील्ड में, नए नए जंगल में जाकर। तो उनका नाम था एडवर्ड विल्सन। तो ये पहले वैज्ञानिक आ गए हमारे पास, एडवर्ड विल्सन। तो ये पहला नाम है जो आपको याद करना है। ठीक है, क्लियर है? तो आपके पास बहुत सारे नाम नहीं है इकोलॉजी में, मैं इकट्ठा दे दूंगा आपको लास्ट में जाके, जो आपके पास 2 महीने, क्योंकि मैं क्या करूंगा, सिलेबस खत्म करने के बाद 1 वीक का आपको गैप दूंगा। कुछ बच्चों के बैकलॉग वगैरह होंगे, वो अपना पूरा करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो उसके बाद आप अपने प्लान वगैरह बना के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट सीरीज के आपके पास शेड्यूल आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद 3 से स्टार्ट हो रही है आपकी टेस्ट सीरीज, उसका शेड्यूल भी आपके पास आ जाएगा, और फिर आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग शुरू कर देंगे, पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपकी रिवीजन वगैरह प्लान करेंगे। पर मैं आपको 1 वीक का टाइम दूंगा, अपने सारे बैकलॉग सब कुछ अपना कंप्लीट कर लो, फिर जुड़ेंगे आपके साथ, है ना? ऐसा थोड़ी कि आपको छोड़ेंगे। हाँ, दही कंटाप नहीं। हाँ, आ जाओ भाई। उसके बाद क्या है बेटा, ये जो हमारे पास क्या होता है, हम बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास क्या है, हम बात कर सकते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के कुछ लेवल्स हमारे पास है, ध्यान से सुनना कौन कौन से लेवल्स हैं। एनसीईआरटी 3 लेवल की बात करती है बायोडाइवर्सिटी में। पहला लेवल है जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी, पहला लेवल है जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी, ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल है स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी, तीसरा लेवल है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब यहां पर कहां पे कॉन्सेप्ट है अभी पकड़ लेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे ही आएगा मैं लिख दूंगा आपको ये कॉन्सेप्ट है। चलो सबसे पहला लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला लेवल है हमारे पास जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी। अब जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी हमें कहां मिलती है आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन में, तो ह्यूमन की तो सेम स्पीशीज काउंट करोगे, तो जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी अगर मुझे देखनी है, ध्यान सुनेंगे बेटा, मुझे अगर जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी देखनी है तो मैं कैसे देखूंगा, समझो। पहला मैंने लिख दिया यहां पर जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी।
इसका मतलब होता है बायोडायवर्सिटी किसके बीच में, एक ही स्पीशीज के बीच में, मतलब ह्यूमन की सेम स्पीशीज है। अब नॉर्थ इंडिया के लोग और साउथ इंडिया के लोग, महाराष्ट्र के लोग, बिहार के लोग, कहीं ना कहीं जीन्स में डिफरेंस है ना कंपैरेटिवली, है ना। फीचर्स हल्के अलग होंगे, साउथ इंडिया में अलग फीचर है, नॉर्थ में अलग फीचर है, फिर नॉर्थ ईस्ट में और डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या दिखती है, जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी दिखती है। तो जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी क्या हो गई, बायोडायवर्सिटी विद इन स्पीशीज। समझो, बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन विद इन स्पीशीज। एक ही स्पीशीज में जो हमारे पास बायोडायवर्सिटी है उसको हमने जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी बोल दिया। उसको हमने क्या बोल दिया, जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी बोल दिया। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, बिल्कुल सही। उसको हमने जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी बोल दिया। सही है? हां सर। अब बायोडायवर्सिटी विद इन स्पीशीज है हमारे पास, बायोडायवर्सिटी विद इन स्पीशीज है, उसको मैंने जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी बोल दिया। अब हम नेक्स्ट आपसे बात करते हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। फर्स्ट तो ये हो गया जेनेटिक लेवल विद इन स्पीशीज। अब क्या होता है, दिस बायोडायवर्सिटी ये कैसे मिलती है मुझे, एरिया वाइज। ये एनसीईआरटी ने लिखा है, ये लाइन में आपको दिखाऊंगा। वेरी अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। अगर आप यूपी में कभी जाओ तो देखोगे आप कि सिर्फ 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको आम की बढ़िया बढ़िया वैरायटी, अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगी जिसमें डिफरेंसेस हैं। आप आम छोड़ो, किसी भी चीज में मतलब हल्का सा एरिया बदलने से वैरायटी मिल जाती है। तो कैसे बदलती है ये डायवर्सिटी, ये बदलती है ज्योग्राफिकल। आप समझ रहे हैं, वेरी अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला कॉन्सेप्ट ये आपको पकड़ना है कि जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी कैसे मिलती है। इसका एनसीईआरटी ने क्या उदाहरण दिया है, ये हमारा महान देश जो है जिसका नाम इंडिया है, ये उसका नॉर्थ रीजन बताया, ये हिमालय है मेरे पास। आपको शायद पता होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ ज्योग्राफी का ज्ञान रखते होंगे। यहां पर लोअर हिमालयस वगैरह होते हैं ऐसे। तो हिमालय की पूरी रेंज होती है, रेंज का मतलब पहाड़ियों का ऐसा पूरा एक एरिया बना हुआ है। तो हिमालय में मेरे पास क्या होता है, एक प्लांट मिलता है, उस प्लांट का नाम है रॉवोल्फिया वोमिटोरिया। अब ये रॉवोल्फिया पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि स्पेसिफिक एग्जांपल है। तो रॉवोल्फिया वोमिटोरिया ये प्लांट का नाम है। इस प्लांट में ये जो रॉवोल्फिया का प्लांट है ना, ये रॉवोल्फिया का प्लांट है, इससे एक स्पेशल केमिकल मिलता है। उस केमिकल का नाम है रेसरपाइन। रेसरपाइन क्योर करता है ब्लड प्रेशर। ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा वो क्या करता है, पर रेसरपाइन की देखो ध्यान से सुने। मैं जैसे जैसे मान लो इस एरिया पे लिखता हूं, फिर इस एरिया पे देखता हूं, फिर इस एरिया पे, मतलब मैं अगर एरिया चेंज कर रहा हूं तो मेरे पास मान लो एक रेसरपाइन यहां मिला, सॉरी यहां रॉवोल्फिया मिला, एक रॉवोल्फिया की वैरायटी यहां मिली, एक रॉवोल्फिया की यहां मिली। तो जैसे जैसे मैं एरिया चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे रेसरपाइन की अमाउंट प्लांट में अलग अलग मिल रही है। दूसरा, रेसरपाइन कितना काम कर पा रहा है, पोटेंसी, वो भी डिफरेंस आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, विद एरिया, विद एरिया क्या बदल रहा है, विद एरिया हमारे पास पोटेंसी बदल रही है, पोटेंसी ऑफ रेसरपाइन बदल रही है। समझ रहे हो, वो चेंज हो रही है। सही है सर, बढ़िया लग रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है। पोटेंसी मतलब काम करने की एबिलिटी। दूसरा, उसका अमाउंट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हम यही आपको समझा रहे हैं कि ये बायोडायवर्सिटी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से बदलती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो अगर मान लो क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि बायोडायवर्सिटी जेनेटिक लेवल पे कैसे बदलती है, वो बदलती है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। सही है सर, बढ़िया। अब दूसरा आ जाते हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी आपको कह रही है कि देखो, हमें देख लेते हैं। देखो भाई, बायोस्फीयर का मतलब होता है, सुन लो ध्यान से, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर मतलब जमीन, एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है, पानी, हाइड्रोस्फीयर, उन सब जगह पर जहां भी लाइफ मिलती है उस सबको मिला के बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नॉट ओनली एट स्पीशीज लेवल बट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल टू बायोम। समझ रहे हो, मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन, स्टार्च, इनमें वेरिएशंस है, वहां से लेकर बायोम। स्टार्च में नहीं है, प्रोटीन में तो है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। और बायोडायवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट श्रीमान एडवर्ड विल्सन जी। ठीक है, टू डिस्क्राइब, क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बताया
उन्होंने क्या बताया, कंबाइंड ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जीवन के हर स्तर पर मिलने वाली डाइवर्सिटी को उन्होंने बायोडाइवर्सिटी बोला। सबसे पहले क्या है, एक सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, तो स्पीशीज में जेनेटिक लेवल मिलती है, ठीक है। एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम रॉ वॉल्फिया है, वोमिटोरिया, जो कहां ग्रो करता है, हिमालय में ग्रो करता है। उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन, देखो पोटेंसी मतलब एबिलिटी और कंसंट्रेशन मतलब ये, ठीक है, क्लियर है, सही है, हाँ। और प्लांट और इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ, ये वाला जो डाटा है ना 50,000, ये बायोटेक के जो एप्लीकेशन के लास्ट पेज पे डाटा ना उससे वेरी कर रहा है। वहां 2 लाख वैरायटी लिखी हुई है राइस की, यहां 50,000 लिखी हुई है। कौन सा सही है, नंबर पे नहीं आएगा क्वेश्चन। 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो, ये भी क्या है, जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता बेटा ऐसे कि किसकी क्या ज्यादा है, ठीक है। तो हमने बात कर ली है लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी की, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया है जेनेटिक लेवल। दूसरा हम बात करेंगे कौन सा बेटा, दूसरा हम बात करेंगे स्पीशीज लेवल। हाँ सर, सेकंड आप बताइए जरा स्पीशीज लेवल क्या होता है। स्पीशीज लेवल का मतलब होता है अलग अलग स्पीशीज, भाई डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, यही मेन डाइवर्सिटी होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, मैक्सिमम यही करते हैं। तो क्या होता है बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इन एनी एरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में अलग अलग टाइप की स्पीशीज हमारे पास क्या बनाएगी, स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी बना देगी, सही है सर। जैसे मैं अगर आपसे कहूं, देखो ध्यान से बेटा, मैं आपसे कहूं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी, आप देख लो, मैंने यहां पर लिख दी, मान लो डॉग की वैरायटी लिख दी अल्सीशियन, फिर यहां पर जर्मन शेपर्ड लिख दी, तो ये तो जेनेटिक लेवल हो गई ना, ये तो ब्रीड हो गई ना बेटा, तो ये तो वो हो गई। ऐसे ही मान लो मैंने जया रत्ना लिख दी, अब आपको पता है जया और रत्ना क्या है, ये तो गेहूं की वैरायटी है। फिर मान लो मैंने एक लिख दी यहां पर एपिस इंडिका, एपिस इंडिका लिख दी, और एक एपिस फ्लोरई लिख दी, तो ये हनी बी की क्या हो गई, स्पीशीज हो गई। और डी मैंने क्या लिख दी, मान लो मैंने डी में क्या लिख दिया बेटा, मैंने मान लो और कोई प्लांट ले लेते हैं या कोई एनिमल ही ले लेते हैं, जैसे मान लो जर्सी लिख दी मैंने, जर्सी के साथ कोई और काऊ लिख लो, है ना, कोई और लिख लो यहां पर, है ना, तो वो लिख दी। तो स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी ये वाली है, बाकी ये सारी जेनेटिक लेवल है। आपको समझ में आ रहा है, इसे कहते हैं स्पीशीज लेवल। अब एनसीईआरटी ने एक बात बोली, एनसीईआरटी ने कहा देखो भैया, वेस्टर्न घाट पे ज्यादा एम्फीबियन मिलते हैं। मैं रीजन भी बताऊंगा आपको, मोर एम्फीबियन स्पीशीज देन ईस्टर्न घाट। सबसे पहले आपको कुछ आइडिया है, पहले मुझे बताओ जरा कि आपको ये पता है कि नॉर्थ और साउथ इंडिया की रिवर्स में क्या फर्क है, नदियों में क्या फर्क है। सर नाम अलग है, नहीं बेटा वो नहीं पूछ रहा तेरे से, तेरे को वही पता है बस, मक्कार दुष्ट, नाम के अलावा कुछ और अलग है। नहीं सर और तो हमें पता नहीं है बेटा, नाम के अलावा ये अलग है कि नॉर्थ इंडिया की रिवर्स जो है उनमें पानी बर्फ पिघलने से आता है। साउथ इंडिया में ज्यादातर नदियों में पानी जो होता है वो रेन का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है, ये अच्छी बात बताई सर आपने। चलो तो हम साउथ इंडिया में जाते हैं, तो मान लो ये इंडिया का लोअर हिस्सा है, हमारे पास पार्ट है ये, हमारे पास यहां पर वेस्टर्न घाट होता है, दिस इज वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट थोड़ा सा ऊंचा है, ऊंचा मतलब वहां पे थोड़ा सा माउंटेन है, ऊंचा है। ऊंचा होने से क्या होगा सर बेटा, जब ऊंचाई होती है तो हवा जब ओशियन से आती है ऐसे, वो अपने साथ पानी लाती है तो ऊपर उठती है, तो यहां पे बारिश करेगी वेस्टर्न घाट पे। अच्छा, उससे क्या होगा, यहां काफी बारिश होगी, तो बारिश होने से रिवर्स भी तो बनेंगे काफी सारी, यहां सर बन सकती है। तो इस एरिया में काफी रिवर्स होती है, जहां रिवर ज्यादा होती है वहां पर एम्फीबियन ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एम्फीबियन फ्रेश वाटर में होते हैं। ईस्टर्न घाट पे उतनी बारिश नहीं होती, आपको पता है मुंबई में कई कई दिन तक बारिश होती रहती है, वही है वेस्टर्न घाट पे वो, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं आपको। ऐसे ही मान लो इंडिया को कंपेयर करते हैं
किसी ऐसी कंट्री से, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री का मतलब जो हमारे अर्थ पे ये इक्वेटर है, यहां ऊपर की तरफ है, यहां हमारा इंडिया यहां है, कहीं यहां इंडिया यहां है बेटा, इक्वेटर के पास है। आपको पता है इंडिया का जो सबसे नीचे हिस्सा है वो 8.4 है, जिसके जस्ट पास में इक्वेटर है। 8.4 समझ में आता है, जस्ट पास में इक्वेटर है, तो हम इक्वेटर के काफी पास हैं, जस्ट थोड़ा सा ही दूर है। तो हम ये कह रहे हैं आपको कि हमारे यहां ज्यादा मतलब डाइवर्सिटी मिलेगी क्योंकि हम इक्वेटर के पास हैं। हमारा बहुत सारा हिस्सा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने अर्थ पढ़ी हुई है सर? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी में पढ़ा था, मैडम बताती थी, हम सोते रहते थे। अच्छा कोई बात नहीं। यहां पर देख बेटा, यहां 23 डिग्री नॉर्थ है, 0.5 नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। ये जो ये वाला है ना, ये इंडिया के सेंटर से जाता है, ये वाला लाइन। हाँ, और हम इक्वेटर के बहुत पास हैं बेटा, ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से होता है। अब ये आपको इतना मैंने बना दिया, इतना पास नहीं बनाना चाहिए, तो बहुत पास बना दिया। ये है 23 डिग्री नॉर्थ, ही रहा ये 23 पॉइंट डिग्री नॉर्थ और ये 23 पॉइंट डिग्री साउथ। ये जो एरिया है ना, इसमें बहुत बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ये लाइन इंडिया के सेंटर से जाती है, ये सेंटर से जाती है, सही है? ये वाली लाइन इंडिया के सेंटर से जाती है, ठीक है? तो काफी बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो हमारी कंट्री में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ऐसी बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं स्पीशीज लेवल। अब हमारे पास और कोई लेवल है बेटा, इकोलॉजिकल भी है ना। व्हाट इज इकोलॉजिकल? अब अगर आप ध्यान से देखो, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी तो है ही, लेकिन अलग अलग इकोसिस्टम भी है। तो इकोलॉजिकल का मतलब होता है अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। मान लो, ध्यान से देखो, मान लो ये फॉरेस्ट है, ठीक है? ये कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आपको ये पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो होता है जहां बहुत बारिश होती है। यहां मान लो टोटल 20,000 जो है मेरे पास इंसेक्ट की स्पीशीज है। हां सर, समझ में आया, इंसेक्ट है, ठीक है? अब मान लो ये इंडिया है, इंडिया में हमारे पास ये मान लो डेजर्ट भी है हमारे यहां। हां सर, डेजर्ट है। ये मान लो, ये मान लेते हैं कौन सी कंट्री है? ब्राजील। गाना मत गाने लगना, ब्राजील वाला। हाँ, तो ये ब्राजील है हमारे पास, ये डेजर्ट है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ये डेजर्ट है। तो ये जो डेजर्ट है हमारे पास, यहां अलग बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। यहां हमारे पास माउंटेन है, यहां अलग मिलेगी, चलो मान लेते हैं। और यहां पर हमारे पास घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहां ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास मैनग्रोव भी है। मैनग्रोव वो एरिया होते हैं जहां पर नदी डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? नदी का पानी स्लो हो जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं। तो मैनग्रोव वगैरह भी वहां पर है। हमारे यहां तो बहुत है। तो हम मान लो हमारे यहां भी 20,000 स्पीशीज है। अब देखो, देखने के लिए तो हम कह सकते हैं भाई 20,000 स्पीशीज यहां भी है, 20,000 स्पीशीज भी यहां भी है, लेकिन हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से अलग अलग बायोडाइवर्सिटी बन पा रही है। कुछ आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं? तो हम इकोलॉजिकली रिच हैं। इकोलॉजिकल रिच मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है। तो इंडिया में क्या है बेटा? इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी तो है ही, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हाई है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में क्या आ जाता है बेटा? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएंगे घाट, वेस्टर्न घाट भी है हमारे पास, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। हां सर। अच्छा, आपने सर एम्फीबियन के बारे में क्या बताया? मैंने ये बोला कि एम्फीबियन सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो रिवर में मिलेंगे। रिवर कहां ज्यादा है? ईस्टर्न वेस्टर्न में। वेस्टर्न में बारिश ज्यादा होती है वहां, ठीक है बेटा? ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट हो गया। डेजर्ट है हमारे पास, कौन सा है? रन, सही है, हाँ सर। और भी डेजर्ट है नहीं? और हमारे पास और कौन सा एरिया? डेल्टा, मैनग्रोव मान लो, वहां मैनग्रोव्स मिलते हैं। कोरल रीफ वाला एरिया भी है, पहाड़ है, माउंटेन है, प्लेन्स हैं, है ना, बहुत कुछ है। इतना कुछ है इंडिया में, बहुत कुछ, लेकिन हम फिर भी रोते रहते हैं, कुछ नहीं करते। चलो कोई नहीं, मक्कारी इंडिया में है बहुत ज्यादा। आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, देखो इधर देखना। जेनेटिक समझ में आया? एक ही स्पीशीज के अंदर स्पीशीज क्या होगी? द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन ज्यादा मिलते हैं। रीजन समझा दिया आपको क्यों, ठीक है? इकोसिस्टम लेवल पर जो डाइवर्सिटी मिलती है, जैसे मैनग्रोव है, कोरल रीफ है, वेटलैंड्स है, दलदली एरिया, यूशरीज, जहां फ्रेंड एल्पाइन मेडोज का मतलब कॉनिफेरस स्ट्रीम, पहाड़ों पर मिलेंगे, एज कंपेयर टू नॉर्वे। अब ये नॉर्वे कहां है बेटा? नॉर्वे इंग्लैंड के आगे है। नॉर्वे कहां होगी? स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे। नॉर्वे मतलब जैसे आप अर्थ बनाओगे ना, ऐसे ये अर्थ बनाओगे,
तो हम समझा रहे हैं कि भाई अर्थ पे ये इक्वेटर है, यहां कहीं इंडिया है हमारा, तो नॉर्मल यहां होगा, तो ये पोल के ज्यादा पास है, तो पोल के पास होने से यहां तापमान ठंडा ही रहता है, तो बायोडाइवर्सिटी नहीं होती ज्यादा, तो हमारे यहां ज्यादा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ध्यान सुनेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें, हम कैसे मूव कर रहे हैं। हमने बायोडाइवर्सिटी बता दिया क्या होता है, सही है सर, बायोडाइवर्सिटी समझ आ गया। हमने दूसरी चीज बता दी आपको कि लेवल्स कौन से हैं, वो भी बता दिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यार हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते कौन सा लेवल है, विच लेवल वी जनरली स्टडी, विच लेवल वी स्टडी, हम कौन से लेवल की स्टडी करते हैं बेटा, कौन सा लेवल हम जनरली कंसीडर करते हैं पढ़ते वक्त। तो मेरे पास ये 3 लेवल थे, जेनेटिक था, स्पीशीज था और इकोलॉजिकल था। तो भाई मैं कौन सा, जैसे मान लो आपके पास 720 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, आपके पास उसमें बायो के मार्क्स हैं, फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, ठीक है, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूं 720 के टोटल मार्क्स पूछना चाहता हूं, या हो सकता है मैं बायो के पूछ रहा हूं या केमिस्ट्री के पूछ रहा हूं। ऐसे क्या डाइवर्सिटी तो बहुत सारे लेवल पे है, पर नॉर्मली हम किसका डाटा ज्यादा ट्रैक करते हैं, स्पीशीज लेवल। तो हम ये जो स्पीशीज लेवल है ना, इसकी स्टडी करते हैं। अब सवाल ये पूछता है कि हाउ मच स्टडी, हाउ मच स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये हमारे पास हमारी प्यारी अर्थ है ना, जिसका बैंड बजा दिया हम लोगों ने। ये हमारे पास मदर नेचर अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ पे कितनी स्पीशीज हैं, आपसे सवाल पूछूं मैं, कितनी स्पीशीज हैं, ठीक है। 1 सेकेंड दो बेटा बस। एक सेकंड बेटा, पानी पी लूँ थोड़ा सा। तो मैं फैन एसी चलाना ही भूल गया, और क्या हुआ जब एसी चलाना भूल गया तब गर्मी लगने लगी। 1 मिनट रुक। नहीं, मेरी हैबिट है, मैं भूल जाता हूँ कई बार कि एसी भी चलाना होता है हमें। और तापमान चल रहा है लगभग 35 डिग्री, है ना, होता है, कोई बात नहीं। आ जाओ, देखो अर्थ है, ठीक है, स्पीशीज। सर ये कैसे हो सकता है, आप भूल जाते हो बेटा। जब तू पढ़ाई जिम्मेदारी से करेगा ना, पढ़ाई में घंटे नहीं देखेगा, ठीक है, जब भी बैठियो टारगेट बना के बैठियो, तो तू ये भी भूल जाएगा तू कहां बैठा है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, जब तू टारगेट बना के बैठेगा और एकदम भूल जाएगा कि तू कहां बैठा है, खाया नहीं खाया, भूख लगी नहीं लगी, सब भूल जाएगा, तब एक ही चीज दिखेगी, है ना। हाँ, कि कितना पढ़ा। देखो बेटा, स्पीशीज कितनी है नहीं पता हमें। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे पास स्पीशीज वो होंगी जो बहुत सारी डिस्कवर्ड है और बहुत सारी क्या है, अनडिस्कवर्ड है। हाँ सर, ये बात समझ में आई। अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो अनडिस्कवर्ड है। कितनी डिस्कवर्ड है? हमारे पास 2 डाटा है। लिविंग वर्ल्ड में एनसीईआरटी ने बताया था, आपको अगर याद हो, लिविंग वर्ल्ड नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, 1.7 से 1.8 मिलियन बताया था। हाँ सर, ये तो ठीक है। इसके बाद सर आपने ये भी बताया था, लिविंग वर्ल्ड में ये था, और बायोडाइवर्सिटी में मोर देन 1.5 मिलियन कह रहा है, तो एक ही जैसी बात हो गई। कौन सा लें सर? बेटा दोनों ठीक है, गलत नहीं कर सकता क्वेश्चन वो, मोर देन 1.5 मिलियन। अगर वो दोनों दे दे तो तेरे को बोनस मिलेगा, मार्क जरूर करके आइयो कोई एक, ठीक है, दोनों देगा तो बोनस मिलेगा। सही है सर। तो हमने क्या लिखा, लिविंग वर्ल्ड में कितना, 1.7 से 1.8 मिलियन, फिर मोर देन 1.5 मिलियन, ठीक है, ये चीज हमने लिख दी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि काफी, ये तो वो हैं जो डिस्कवर्ड हैं, अनडिस्कवर्ड मुझे नहीं पता, तो वी नीड टू प्रिडिक्ट इट, हमें इसको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। सही है बेटा। तो प्रिडिक्शन कैसे की जाए, मैं किससे कहूं प्रिडिक्ट करने के लिए? मैं आपसे बोलूं कि प्रिडिक्ट करो कितनी है, कैसे करोगे? कोई तरीका आपके पास? इसके लिए मैंने बेटा बहुत सारे इकोलॉजिस्ट से बात करी, मैंने नहीं करी, मतलब हम करते हैं अगर, तो हमें ये पता है अर्थ पर टोटल ये डिस्कवर्ड है, ये अनडिस्कवर्ड है। तो मैंने जब बहुत सारे इकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस किया, तो उनमें से सबने अपना वाइल्ड गेस बताया। किसी ने कहा 20 मिलियन है टोटल, किसी ने 25 मिलियन बताया, किसी ने 10 मिलियन बताया, ठीक है। हमें पता चला कि एक और वैज्ञानिक है, जैसे मैंने कहा ना कुछ नाम है, तो पहला एडवर्ड विल्सन, दूसरा रॉबर्ट मे। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट मे, ठीक है, रॉबर्ट मे। तो हम तो हेडिंग डाल रहे हैं हाउ मच बायोडाइवर्सिटी। जब यहां पर हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम किस लेवल की बात कर रहे हैं? स्पीशीज लेवल की। अर्थ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी, अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो पहली बात वो आपसे कौन से लेवल की बात कर रहा है? स्पीशीज लेवल की। हां सर ठीक है।
तो हमारे पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्कवर्ड कितनी है। सर डिस्कवर्ड है हमारे पास कितनी, 1.7 से 1.8 मिलियन, जो कि मोर देन 1.5 मिलियन है। हां ठीक है। उसके बाद मेरे पास अनडिस्कवर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्शन। अनडिस्कवर्ड के लिए प्रिडिक्ट करो, इसके लिए प्रिडिक्शन करो। तो जब हम प्रिडिक्शन करेंगे ऐसा थोड़ी अनडिस्कवर्ड के लिए करेंगे, हम तो टोटल की करेंगे ना भाई, इतनी होनी चाहिए, उसमें से जो डिस्कवर है वो माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास हमारी आपकी अर्थ है। आप ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट है। अर्थ पर ये इक्वेटर है। इक्वेटर जो होता है बेटा, वहां काफी ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, 0 डिग्री पे काफी ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि लाइट टेम्परेचर काफी हाई होता है, बारिश होती रहती है, तो काफी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो हम ये समझ रहे हैं कि यहां पर जो मुझे फॉरेस्ट मिलते हैं उनको मैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहता हूं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट घने जंगल है ना, घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं। इन डेंस फॉरेस्ट में स्पीशीज बहुत हाई होती हैं, स्पीशीज का नंबर बहुत हाई होता है, और बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ अनडिस्कवर्ड स्पीशीज होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज कैसी होती हैं, अनडिस्कवर्ड होती हैं। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे पास ध्यान देंगे, मेरे पास ये जो है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ये क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 0 डिग्री पे हमने यहां लिख दिया। ये एक डेंस फॉरेस्ट है जिसपे स्पीशीज नंबर हाई है और लार्ज है और अनडिस्कवर्ड है। स्पीशीज नंबर हाई है, लार्ज है और अनडिस्कवर्ड है। यहां पर हमारे पास यहां जो जगह होती है इससे थोड़ा दूर, लगभग मैं बात करता हूं 45 डिग्री नॉर्थ के आसपास, यहां जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं। किसके पीछे बेटा, हमें ज्योग्राफी के मास्टर ने एक स्टोरी सुनाई थी। टेम्परेट का मतलब होता है अच्छा। हुआ क्या था, जो यूरोपियन थे वो अपने आप को काफी सुपीरियर रेस समझते हैं, है ना, ऐसा होता है, उनके अंदर आदत खराब है, ठीक है, फिर भी हम लोग उन्हें वर्ल्ड कप में हरा देते हैं, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेम्परेट में सुनो क्या था, एक्चुअल में क्या होता है, टेम्परेट का मतलब होता है माइल्ड। तो जो यूरोपियन थे ना, वो क्या फील करते थे कि ये जो टेम्परेट क्लाइमेट है ना, ये हमारा क्लाइमेट, हमें अपना क्लाइमेट बढ़िया लगता है, तो उन्होंने अपने वाले का नाम टेम्परेट रख लिया, जबकि उनका मुश्किल क्लाइमेट है, वहां ठंड ज्यादा रहती है। आपको मैं एक आइडिया बताता हूं बेटा, यूरोपियन जहाज लेके देश खोजने क्यों निकलते थे, कि भाई वो डार्विन जो है वो जहाज में बैठ गया, उसको क्या बायोडाइवर्सिटी खोजनी थी, नहीं, वो एक वॉयज जा रही थी, बैठ गए वहां पर। वो क्यों निकलते थे? अगर मैं आपसे रियल बोलूं कि इंडिया वो आए क्यों, मसाले लेने आए बेटा, मसाले। मसाले क्या क्या करेंगे सर, एमडीएच खोलनी है उन्होंने? नहीं, मसाले का क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ऐसी जगह पर बहुत ज्यादा टाइम के लिए अक्सर बर्फ वगैरह जमी रहती है, ठंड रहती है, तो जिस समय उस वहां पे खाना होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए उन्हें मसालों की जरूरत थी। तो इसलिए वो जहाज ले लेके इंडिया की तरफ, ये वाली कंट्रीज की तरफ आते थे। हमें इसलिए पैसा इतना देते थे कि हम सोने की चिड़िया थे, ठीक है। अभी हम गधे हो गए हैं बिल्कुल कंट्री वाइज, हम मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। मैं बड़ा दुखी हूं इस बात से, पर कोई बात नहीं, हम शायद ठीक कर सकें, कुछ चीजें हम बदल सकें, ठीक है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं आपको, तो वो टेम्परेट उसे कहते थे। टेम्परेट वर्ड का मतलब ये है। तो जो टेम्परेट है ना, अब देखो क्या है, रॉबर्ट मे ने क्या क्या चीजें कंसीडर करी। पहला, उन्होंने ये कंसीडर किया कि ट्रॉपिकल में ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी एज कंपेयर टू टेम्परेट। क्लियर है बेटा? मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं बैक हैंड में चीजों की बहुत सारी नॉलेज रखता हूं, पर मैं टॉपिक पढ़ाते वक्त नहीं बात करता। उनकी रीजन है, मेरा अपना पर्सनल फीलिंग ये है कि अगर मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा ना, तो एग्जाम में ये वाली याद आएंगी, ये नहीं आएंगी। मुझे ऐसा कई बार, ये इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अच्छा रहता है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, आप वो लाइन भूल जाओगे जो एनसीईआरटी से थी, जो मुझे पढ़ानी थी। क्लियर है? क्योंकि मैं हर एक टॉपिक में 10 स्टोरी सुना सकता हूं, जो इंटरेस्टिंग तो होगी, आपको मजा भी आएगा, पर मतलब काम का नहीं है। जैसे मतलब सिंपल से लॉजिक है, वो आए क्यों, ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा, ठीक है, जब वो आते थे पानी के जहाज से आते थे तो क्या होता था, लोग उन्हें लूट लेते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, बीच से आने का रास्ता स्टार्ट किया। बीच से मतलब वो बाई रोड आने लगे। तो बाई रोड कहां से आएंगे, वो जो अफगानिस्तान वगैरह की साइड से, वहां से ट्राई कर रहे थे। तो वहां पर फिर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। समझ रहे हो? मतलब ऐसी कुछ स्टोरीज हैं हमारे पास कि भाई वो मसालों के लिए आते थे, तो उन्होंने क्या सोचा, ऐसे किया। भाई पहले क्या किया, देखो मतलब एक्चुअल में स्टोरी है, पहले वो आते थे तो मसालों के लिए आते थे, बाई रोड आते थे। जब वो रोड में क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज में वहां पर रोक दिया गया, फिर उन्होंने पानी के जहाज उठाए और वो फिर कंट्री खोजने निकले पानी के जहाज से। समझ रहे हो? इसका मतलब उनको पता था क्या खोजना है,
तभी तो खोजने निकलेंगे। ठीक है, ये स्टोरी एक्चुअल में, तो छोड़ो वो सब, हमें नहीं बात करनी। इधर आओ भाई, अनडिस्कवर्ड के लिए प्रेडिक्शन किया, तो हम ये मानते हैं कि मैनी साइंटिस्ट ने वाइल्ड गेस किए, काफी सारे क्या किए, वाइल्ड गेस किए। वाइल्ड गेस समझते हो, काफी मतलब अजीब टाइप के, क्योंकि जब हमें कोई हिस्ट्री कभी पढ़ा रहा था तो हमने यार उसमें भी लॉजिक खोजने की कोशिश की, ऐसे थोड़ी होता है, लॉजिक नहीं होते हैं, हमेशा होते हैं। तो वाइल्ड गेस किए, है ना। तो मैनी साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे पास क्या किया, वाइल्ड गेस किया। तो जो वाइल्ड गेस किए वो माने नहीं, सबसे सही गेस, नियरली करेक्ट प्रिडिक्शन किसकी है, रॉबर्ट मे की। इनकी प्रिडिक्शन को हम थोड़ा सही मानते हैं। क्या नाम है इन साइंटिस्ट का, रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे की हम सही इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ जो बातें अपने दिमाग में लाई वो क्या थी, पहला उन्होंने कंसीडर किया, सम कंसीडरेशन उनकी अच्छी थी। उनकी कंसीडरेशन क्या थी समझना, पहली कंसीडरेशन ये थी कि ट्रॉपिकल में जो स्पीशीज होंगी वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू टेम्परेट। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला कि इंसेक्ट की स्पीशीज ज्यादा है। ऐसा करके उन्होंने जो प्रिडिक्शन दिया वो लगभग 7 मिलियन का दिया। तो 7 मिलियन स्पीशीज टोटल है, उसमें से आप देख लो अभी तक हम कितनी डिस्कवर कर पाए। अभी तक अगर 7 मिलियन टोटल है तो 1.7 से 1.8 मिलियन डिस्कवर कर पाए। और मैं आपको बेट मार के बोल रहा हूं, हम 7 मिलियन से 3 मिलियन भी डिस्कवर नहीं कर सकते, उससे पहले वो सारी मार देंगे हम, क्योंकि हम जिस तरीके से ग्रो किए हैं। अगर आपने कभी एवोल्यूशन पढ़ा था ध्यान से या पढ़ाई है, 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, 1750 और अब में कितने साल हुए, सिर्फ 250 साल और 20 साल ये ले लो 2022, 270 साल में हमने अर्थ की बैंड बजा दी। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके बैंड बजा दी। ठीक है, बहुत ज्यादा। सर ऐसा नहीं है, अभी भी तो बहुत सारे लोग क्या नाम है ग्लोबल वार्मिंग को लेके इंटरनेशनल मीटिंग करते हर नवंबर में होती है वो मीटिंग, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। उस मीटिंग में क्या होता है, डेवलप कंट्री कहती है, डेवलप कंट्री क्या बोलती है, डेवलप कंट्री कहती है कि तुम अपना कार्बन इमिशन कम करो गरीब कंट्री को। गरीब कंट्री कहती है क्यों कम करें भाई, तुम तो डेवलप करके हम नहीं करेंगे। एक टाइम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंग्लैंड इतनी तेजी से ग्रो किया था, इंग्लैंड हो गया और उसके जस्ट बाद फिर यूएस वगैरह करे थे कि उन्होंने सारे कोयला यूज किया, बहुत कोयला यूज किया, वो ग्रो कर गए इतनी तेजी से। समझ में आ रहा है, हम क्या कर रहे थे, हम लड़ाइयां कर रहे थे, ये उससे लड़ रहा था, वो उससे लड़ रहा था, छोटी छोटी किंगडम बना के लड़ाइयां करते थे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि वो टाइम था, हमने 270 साल में इतनी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम खोजेंगे तब तक तो आधे से ज्यादा चला जाएगा। तो इसीलिए जो एक लाइन है इस चैप्टर की मुझे सबसे पसंद है कि इन्वेंट्री मतलब नेचर की जो लाइब्रेरी है वो जल रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है स्पीशीज, शायद हम देख भी ना पाए, इतनी सारी स्पीशीज है। ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी हमारे देखने से पहले। क्या सब नहीं बनेगी, स्पीशिएशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है बेटा, टाइम लगता है। ठीक है, देखो ये लाइन इसने बोली भी है यहां पर, आ जाओ। एनसीईआरटी ने अभी तक हमने सिर्फ 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़े। इट हैज टेक मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ एवोल्यूशन, rich diversity in nature, but we could lose all this wealth in less than 2 centuries। समझ रहे हो, less than 2 centuries, 200 साल से कम में हमने इसका बैंड बजा दिया। बायोडाइवर्सिटी आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू, है ना, क्लियर है। और ये बायोडाइवर्सिटी की कमी की ही वजह है जो कोविड इतना तेजी से फैला। आ जाओ, हाउ मेनी स्पीशीज ऑन अर्थ सिंस दीज आर पब्लिश रिकॉर्ड। ठीक है, हमारे पास कितनी है बेटा, कितनी है। IUCN क्या है बेटा, एक बुक, IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। व्हाट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कुछ डाटा निकालते हैं बायोडाइवर्सिटी को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेकर कुछ डाटा निकालते हैं। हाँ सर, क्या डाटा रहता है, डाटा ये रहता है, इन्होंने बताया कि IUCN ने 2004 में बताया था 1.5 मिलियन, हो सकता है 2-4 और हमने खोज लियो। ठीक है, क्लियर है। और 2004 बेटा आपकी एनसीईआरटी इसी के अराउंड पब्लिश है ना, ये तब का डाटा है। ठीक है, फॉर मेनी टेक्सोनोमिक ग्रुप हमारे पास स्पीशीज इन्वेंट्री आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट। मतलब क्या हुआ, हमें टेम्परेट रीजन की ज्यादा स्पीशीज पता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल। ये सब कंसिडरेशन किसने किया, रॉबर्ट मे ने। तो अब देखो काफी सारे गैस हैं हमारे पास, लेकिन उसमें से जो सही गैस है, देखो सही गैस क्या, देखो कंसिडरिंग द ओवरवेलमिंगली
लार्ज पोर्शन ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन ट्रॉपिक्स बायोलॉजी। देख रहे हो, बहुत सारी, ओवरवेमिंगली मतलब अथाह स्पीशीज जो डिस्कवर होने वाली हैं, किसकी? ट्रॉपिक्स की। कंपेयर किया किसको? स्टैटिस्टिकल मतलब डाटा से कंपेयर किया किसको? टेम्परेट वाले से। टेम्परेट और ट्रॉपिकल की स्पीशीज को कंपेयर किया, भाई टेम्परेट में ज्यादा डिस्कवर है, ट्रॉपिकल में कम डिस्कवर है। मान लो टेम्परेट में मुझे 90% पता है और वो 90% का नंबर है, मान लो मैं कहता हूं 5000, ठीक है। ट्रॉपिकल में मुझे सिर्फ 10% पता है या 20% पता है, उसका नंबर मेरे पास 40,000, तो मैं नंबर बढ़ाकर फिर निकाल सकता हूं ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, 20, कुछ ने तो 20 से 50 मिलियन तक बोल दिया, पर जो सही गैस मानते हैं हम लोग रॉबर्ट मे का मानते हैं, और वो कितना है? 7 मिलियन। तो आपके पास जो डाटा है वो आपको ये याद करना है जो मैंने यहां लिखा हुआ है। क्या इतना डिस्कवर्ड है? इतना डिस्कवर्ड है। मैनी साइंटिस्ट ने वाइल्ड गैस किए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 7 मिलियन जो गैस है वो किसका? रॉबर्ट मे का। ये पूछ सकता है। ट्रॉपिकल में ज्यादा है, टेम्परेट से इंसेक्ट की स्पीशीज ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है, सही है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितनी डिस्कवर है उनमें क्या स्थिति है, या जो भी हमने गैस की उनमें स्थिति क्या है। तो सवाल यहां पर यह है कि हाउ मच बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि हमने प्रिडिक्शन तो कर ली, अब मैं आपसे चाह रहा हूं कि कुछ ऑब्जर्वेशन बताइए जरा हमें, कितनी बायोडाइवर्सिटी है। सम ऑब्जर्वेशन। अब इस सम ऑब्जर्वेशन में मुझे क्या पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं बायोडाइवर्सिटी को लेकर। देखो मुझे क्या पढ़ना है इसमें, मुझे सबसे पहले यह बताना है आपको, कुछ पाई चार्ट्स दे रखे हैं। ये जो पाई चार्ट्स हैं, क्या आपको ये याद करने? नहीं, इनमें से क्या पॉइंट याद करना है वो बताऊंगा। दूसरा, एनसीईआरटी ने क्या किया है, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया है। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया है। तीसरा, उसने कहा है, ये 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे मेनली। तीसरा, उन्होंने कहा है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला वो सुनो ध्यान से। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि वाई जो मोनेरा है या बैक्टीरिया है उसको इंक्लूड क्यों नहीं करते, इंक्लूडेड इन बायोडाइवर्सिटी। इसको बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड क्यों नहीं करते, ये पूछा उन्होंने। तो ये 3 पॉइंट पे मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले, क्या मेरे पास कोई ऑब्जर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी को लेके? हां सर है, पाई चार्ट से पहले है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि 100% में से, सबसे पहले तो आप ये समझो, ज्यादा क्या है हमारे पास? एनिमल्स हैं। 70% के आसपास एनिमल्स हैं स्पीशीज में। 22% प्लांट्स हैं जिसमें फंजाई इंक्लूड है। तुम्हारे पास कितनी किंगडम है सर? 5 पढ़ाई थी आपने। कौन सी 5 पढ़ाई थी? मनरा, हां, आगे फंजाई 2, आगे प्लांटेई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर फंजाई प्लांट में इंक्लूड है और ये एनिमिलिया हो गई, मोनेरा को हम काउंट नहीं कर रहे, तो कौन बच गया? प्रोटिस्टा। तो ये जो हमारे पास 8% में अदर है ना, तो इसमें मे भी प्रोटिस्टा इंक्लूड किया होगा। समझो इस बात को, ये टोटल है। तो डाटा आपके पास क्या क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला डाटा है कि 100% में से ये, और दूसरा डाटा है कि आउट ऑफ एवरी 10 इंसेक्ट, पहले तो समझो एनिमल ही 70% है, आउट ऑफ एवरी 10 इंसेक्ट, 10 एनिमल, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल, हर 10 में से 7 इंसेक्ट है। 7 क्या है भैया? इंसेक्ट है। मतलब सबसे ज्यादा स्पीशीज तो इंसेक्ट की है हमारे पास। अब मुझे आपको कुछ पाई चार्ट बताने हैं जो बायोडाइवर्सिटी को लेके हैं, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की सिचुएशन, और बैक्टीरिया को बायोडाइवर्सिटी में कंसीडर क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले आपको बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा पढ़ाई गई, फिर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात याद रखना, और अपने दिमाग में रखना कि इंडिया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाली रिच कंट्री में आती है। जो कंट्री पोल के पास होगी उसमें उतनी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। फिर हमने कहा कि यार मुझे नंबर पे कुछ बात करनी है, तो आपको 7 मिलियन टोटल है, उसमें से हमने डिस्कवर कितनी करी? 1.5 या 1.7 जो भी। बाकी ये गैस किसने किया? रॉबर्ट मे ने। सही गैस मानते हैं क्योंकि उसने जो कंसिडरेशन ली वो लगभग ठीक थी। अब हम ये कहते हैं कि भाई कुछ बताओ बायोडाइवर्सिटी में, जो आपने 7 मिलियन बोला उसमें है क्या? तो उसमें आपको यह समझना है कि 100% में से 70% एनिमल्स हैं, 22% प्लांट है जिसमें फंजाई इंक्लूड कर रहे हैं, 8% में अदर है, उसमें बैक्टीरिया नहीं है। अब मैं इस सवाल का जवाब यहीं दे रहा हूं कि वाई बैक्टीरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन बायोडाइवर्सिटी। पहला सुन लो ध्यान से,
वाई बैक्टीरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन बायोडाइवर्सिटी, बैक्टीरिया को बायोडाइवर्सिटी में क्यों नहीं ला रहे? पहला रीजन क्या है बेटा, दो बैक्टीरिया में ये और ये दिखने में बिल्कुल सेम है, इसमें मान लो कोई केमिकल लिख देता हूं, मान लो इसमें ये केमिकल कोई बना रहा है, ये केमिकल बना रहा है एक्स, दिखने में बिल्कुल सेम है, ये केमिकल एक्स बनाता है, ये केमिकल वाई है इसमें, तो हम ये समझते हैं कि टू बैक्टीरियल स्पीशीज, दो बैक्टीरिया की स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज डिफर ओनली इन सम केमिकल, ओनली इन सम केमिकल, सिर्फ कुछ केमिकल में डिफर करती हैं। आप समझो इस बात को। तो दो बैक्टीरियल स्पीशीज जो डिफर करती हैं किसमें, किसमें डिफर करती हैं? डिफर करती है सम केमिकल्स में। किसमें डिफर करती हैं? कुछ केमिकल्स में डिफर करती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ। तो कुछ केमिकल्स में डिफर करती हैं और उनमें डिफरेंस नहीं होता। तो अगर मैं उनको काउंट करूं, इफ वी काउंट these two bacteria, if we count these two bacteria as different species, अगर मैं अलग स्पीशीज की फॉर्म में लूं तो बायोडाइवर्सिटी मिलियंस में चली जाएगी, 75 मिलियन ऐसे चली जाएगी, कैन रन इनटू मिलियंस। पहली प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी बैक्टीरिया की ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें दो बैक्टीरिया में हल्के से केमिकल का डिफरेंस है। अगर दो स्पीशीज उन्हें ले लोगे, बायोडाइवर्सिटी में काउंट कर लोगे तो मिलियंस में चले जाएंगे नंबर। हम ये चाहते नहीं कि यार खाली बैक्टीरिया मिलियंस में चले जाएं, जाने दो कोई बात नहीं। फिर दूसरा देखो क्या है, करंट मेथड ठीक नहीं है, करंट टैक्सोनॉमिक मेथड ठीक नहीं है। मेथड तो हम क्या काउंट ही नहीं करते हैं, पर उनको अलग से काउंट करते हैं। इज नॉट एप्रोप्रिएट, क्लासिफिकेशन के जो मेथड है ना वो उतने एप्रोप्रिएट नहीं है। तीसरा क्या है बेटा, मैनी बैक्टीरिया कल्चर नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था ना, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन करोगे तभी तो नॉमेनक्लेचर करोगे, पर बहुत सारे बैक्टीरिया कल्चर नहीं कर सकते। मैनी बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि वो पैरासाइट भी होते हैं, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, कैन नॉट बी कल्चर्ड। तो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को, मोनेरा को बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं करते, उनको छोड़ के बाकी चीजों को कर रहे हैं। तो आपको मुझे दो चीजें बतानी है, पाई चार्ट और इंडियन बायोडाइवर्सिटी, पर ये आपके पास अर्थ की सिचुएशन है, दिस इज फॉर अर्थ। अर्थ की ये सिचुएशन है कि टोटल बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स ज्यादा है, प्लांट कम है, ठीक है, 70% तक एनिमल्स है। फिर हम ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। कोई कहेगा सर बड़ी गंदी राइटिंग लिख रहे हो बेटा, हाँ थोड़ा सा गंदा हो गया आज, है ना, कोई बात नहीं। अब आपके पास ये पाई चार्ट हैं जो दे रखे हैं, अब सुन लो ध्यान से। ये पाई चार्ट पहला वाला इनवर्टिब्रेट का है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं टोटल एनिमल्स में से हर एनिमल में से मैं 10 में से 7 इंसेक्ट ले रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इनवर्टिब्रेट की बात करूंगा तो वो 7 से भी ऊपर आ जाएगा। इसलिए अगर आप देखोगे इस पाई चार्ट में, जो पाई चार्ट 1 जो इनवर्टिब्रेट का है, उस इनवर्टिब्रेट के पाई चार्ट में आपको क्या याद करना है? सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोड्स हैं। हां सर, सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोड्स हैं। फिर सेकंड नंबर पे मेरे पास मोलुस्का याद कर लो, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। फिर क्रस्टेशियन है। क्रस्टेशियन किस में आते हैं? आर्थ्रोपोड में। तो यहां आर्थ्रोपोड ना लिख के मैं इंसेक्ट्स लिखूंगा। तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, फिर मोलुस्का, क्रस्टेशियन क्या होते हैं? प्रॉन वगैरह। फिर दूसरे एनिमल्स आते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में याद रखना सबसे ज्यादा क्या है? इंसेक्ट्स हैं। पाई चार्ट का ये वैल्यू याद करनी है। अगर मैं वर्टिब्रेट की बात करता हूं तो वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा फिश है बेटा। फिश के बाद बर्ड्स और रेप्टाइल्स का नंबर लगभग एक जैसा दे रखा है, और सबसे ज्यादा कम है मैमल्स और रेप्टाइल, मैमल्स और एम्फीबियन। मैं आपको रीजन बता देता हूं। आपकी अर्थ पे अगर पानी मेरे ख्याल से मान लो 100% है, उसमें से नदी के अंदर पानी लगभग 2-3% भी नहीं होगा। नदियों में पानी, रिवर्स में, इसका मतलब, और रिवर्स में ही एम्फीबियंस मिलते हैं बेटा। एम्फीबियन ओशियन में नहीं होते, आप ध्यान रखना। तो एम्फीबियंस का हैबिटाट कम है और ऊपर से हमने पोल्यूशन भी कर दिया। तो इसका मतलब आपके दिमाग में यह बैठना चाहिए कि पहला तो एम्फीबियन की जगह कम है,
दूसरा हम पोल्यूशन कर रहे हैं रिवर को, तो सबसे ज्यादा खतरा भी एम्फीबियन को। दूसरा मैमल्स बड़े साइज के होते हैं, उनकी उतनी स्पीशीज होती नहीं है। तो पहली बात, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में ज्यादा कौन है? इनवर्टिब्रेट। अगर हम सिर्फ वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो फिश ज्यादा, आप देख लो 70% ओशियन है, फिर रेप्टाइल्स और बर्ड्स है, फिर मैमल्स और एम्फीबियंस है। एम्फीबियन का नंबर कम भी है और उनको खतरा भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लांट्स में। एनसीईआरटी ने फंजाई को प्लांट्स में कंसीडर किया, इसका मतलब 2 किंगडम के हिसाब से लिख दिया होगा। तो सबसे ज्यादा हमारे पास एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म का नंबर फंजाई से ज्यादा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस पे क्वेश्चन मत करना, ठीक है। मतलब मेरे से सवाल नहीं करना, क्वेश्चन आए तो कर लेना, ये कह रहा हूं मक्कार। एल्गी, फिर एल्गी है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास मॉस है, मॉस और फर्न, फिर लास्ट में लाइकन लिख दिया। मेरी बात सुनो, एंजियोस्पर्म फंजाई हो गया, ब्रायोफाइट ये मॉस है कि नहीं, फर्न किस में? टेरिडोफाइट में। तो अगर आपसे पूछे कि टेरिडोफाइट में सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी मिलती है? फर्न की। ब्रायोफाइट में मॉस और लिवरवर्ट में ज्यादा क्या मिलते हैं? मॉस। एल्गी अच्छा खासा नंबर है, ठीक है। लाइकेन, इसमें क्या मिसिंग है? एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म नहीं है। अगर यहां पर मैं नोट में लिखूं, लोवेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज जिम्नोस्पर्म की होती है। अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ा हुआ है तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी, ये जो करंट एज है, ये भूत होता है क्या? नहीं, करंट एज जो है हमारे पास, ये किसकी है? एंजियोस्पर्म और मैमल की। मतलब अर्थ पे एंजियोस्पर्म और मैमल है, ये इस वक्त डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए लोएस्ट नंबर इज ऑफ किसका? जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज इतनी कम है क्योंकि जिम्नोस्पर्म बेटा उस वक्त थे जब डायनासोर्स थे, जो मेरे पास जुरासिक पीरियड था। अब वो टाइम तो है नहीं, तो जिम्नोस्पर्म एक्सटिंक्ट हो गए, कम बचे हैं। अगर आपने कभी कोई डायनासोर्स की मूवी देखी हो तो उसमें बड़े बड़े ट्रीज दिखाते हैं। तो इस डाटा से, इस पाई चार्ट से यही याद करना है कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा फिश है, प्लांट में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म और फंजाई हम दोनों ले रहे हैं, पर ज्यादा एंजियोस्पर्म होते हैं। फिर लोवेस्ट नंबर किसका होता है? जिम्नोस्पर्म का। ये वो पाई चार्ट है जिससे आपको डायग्राम, देखो डायग्राम आ सकता है, ABC लिखा हो सकता है, पर मुश्किल होता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देना। इस बार दिया भी हुआ था पर मुश्किल होता है। रीजन क्या होता है? एक बहुत बड़े नंबर में डायग्राम प्रिंट करने में स्पेस भी ठीक लग जाता है। अगर गंदा प्रिंट हो जाएगा तो बच्चों को थोड़ा अजीब होगा, तो मुश्किल होता है, पर ठीक है, आएगा तो पाई चार्ट में ABC लिखेगा। अब हम बात करते हैं इंडिया के बायोडायवर्सिटी की। अब हम बात करते हैं इंडिया में क्या सिचुएशन है। इंडिया के बायोडायवर्सिटी की बात कर लेते हैं। हां सर, इंडिया के बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, चलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये अर्थ है, अर्थ पे पानी कितना है? 70% ओशियन है। लैंड कितना है? 30% लैंड है। इस लैंड में से आउट ऑफ 30% का 2.4% इज मेरे पास क्या होगा? मेरे पास इंडिया का एरिया है। तो टोटल मान लो 30% को मैं 100 कर लेता हूं अगर, तो मेरे पास इंडिया कितना है? 2.4। तो अगर मैं मान लो मैं अर्थ पे देखूंगा तो 2.4 से भी कम आएगा। तो टोटल लैंड एरिया का मैं लिख सकता हूं कि आउट ऑफ टोटल लैंड एरिया इंडिया का कितना एरिया है? 2.4%। डाटा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बायोडायवर्सिटी कितनी है? बायोडायवर्सिटी 8.1% है। तो एरिया के हिसाब से तो बायोडायवर्सिटी ज्यादा ले रहा है, 8.1% है। अब मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं बेटा, ध्यान रखना इस बात को, इंडिया जो है उस 12 बड़ी बायोडायवर्सिटी रिच कंट्री में है। इंडिया इज अमंग 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री। वो बड़ी 20 बायोडायवर्सिटी कंट्रीज में इंडिया है। इंडिया का नाम आता है उस 12 कंट्रीज में जिनमें बायोडायवर्सिटी खूब है। समझ रहे हो? काफी नाम है उसमें इंडिया का, ठीक है। बायोडायवर्सिटी रिच कंट्री में इंडिया का नाम है। कितनी रिच, कितनी कंट्रीज? 12। अब जो इंडिया में हमने ये सिचुएशन देख ली, अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम क्या करेंगे? सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इंडिया उन 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज में है, ठीक होगी बात। अब यहां से मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करता हूं। देखो,
मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में कितनी डिस्कवर्ड है, जैसे 1.5 मिलियन डिस्कवर्ड थी ना, उसमें से इंडिया में कितने हैं? तो इंडिया में लगभग 40,000 के आसपास प्लांट्स हैं और लगभग 1 लाख के आसपास एनिमल है। आपको पता है एनिमल ज्यादा है, तो एनिमल यहां भी इंडिया में ज्यादा डिस्कवर्ड है। ठीक है, अब टोटल प्रिडिक्शन कितना है? मान लो हम ये मानते हैं कि ये देखो, आप एक चीज समझो, हमारे पास 1.5 मिलियन टोटल था, वो किसका है? 7 मिलियन का। तो लगभग ये 21% के आसपास है। ये 7 मिलियन का 21% है। तो अगर हम ये कहें कि भाई चलो 21% ये डिस्कवर है, तो टोटल पॉसिबल कितने हो सकते हैं? टोटल पॉसिबल हो सकता है लगभग 1 लाख टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं, अभी बहुत सारे डिस्कवर होने बाकी हैं, और लगभग 3 लाख के आसपास एनिमल स्पीशीज हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं ये टोटल है, अभी डिस्कवर नहीं है, और ये वाले डिस्कवर्ड हैं इंडिया में। तो इंडिया की क्या सिचुएशन है? पहला, इंडिया का एरिया कम है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, 12 बड़ी बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में। दूसरा, इंडिया में इतने प्लांट और इतने एनिमल डिस्कवर हैं। ये क्या ये डाटा आ सकता? नहीं। अगर तुम मेरे से पूछोगे डाटा क्या आएगा, ये आ सकता है, सिर्फ यहां से ये डाटा आ सकता है, ये वाला। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता के चल रहा हूं, डाटा ये पूरा पाई चार्ट नहीं करना होता, ये करना होता है, मुझे याद। ठीक है, क्लियर है, ये डाटा आ सकता है, ये वाला जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये डाटा आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन, ये जो था ये वाला, ये आ सकता है। ठीक है, तो जिस पे मार्क कर रहे वही डाटा आएगा, सारा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखो जरा, देखो अब जरा बायोडाइवर्सिटी की कहानी बता रहा है। ये कितना कह रहा है? 70% एनिमल है। ठीक है, प्लांट क्या है? फंजाई इंक्लूड कर रहा है, देख लो 22% है, और 8% अदर हैं जो भी बच गए। इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, मेकिंग 70% ऑफ टोटल। 10 में एनिमल में से 7 इंसेक्ट हैं, ये बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद ये प्रोक्रियोट्स नहीं है, डू नॉट गिव एनी रीजन। देखो क्या है, पहला कि कितने प्रोक्रियोट स्पीशीज हैं, कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि पहला रीजन क्या है? कन्वेंशनल मेथड ठीक नहीं है। दूसरा रीजन क्या है? कि मैनी स्पीशीज को हम कल्चर नहीं कर सकते, ये दूसरा रीजन हो गया। और अगर मैं उसमें बायोकेमिकल्स को लूं तो मेरे पास मिलियंस में चली जाएंगी, ये तीसरा रीजन है। ये 3 रीजन है, इस वजह से आप प्रोक्रियोट्स को नहीं ले सकते। पहला, मैं कल्चर नहीं कर सकता, देख रहे हो, कल्चर नहीं कर सकते लेबोरेटरी में। दूसरा, टेक्सोनोमिक मेथड ठीक नहीं है। तीसरा, बहुत हल्का सा बायोकेमिकल डिफरेंस है, नई स्पीशीज बन जाती है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया में क्या सिचुएशन है देख लो। टोटल हमने कितने परसेंट बताई भाई? इंडिया में 2.4% है वर्ल्ड का, 8.1% ये डाटा काम का है। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आता है, तो लगभग 40-45 हजार कितने हैं? प्लांट है। ठीक है, लगभग उसके दुगने 1 लाख के आसपास एनिमल है। और मैंने कहा ओनली 22%, 21% बोल रहे थे ना, सिर्फ 22% डिस्कवर है। मतलब वो जो है ना 1.5 मिलियन, वो 22% है। क्या बाकी डाटा हमारे काम का नहीं? 3 लाख एनिमल, 1 लाख प्लांट, ये काम का नहीं है पर। ठीक है, ये वो लाइन है जो मैं आपको बोल रहा था कि नेचर की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी जल रही है ना। बहुत सारी बुक्स जिनका टाइटल भी नहीं पता वो जल जाएंगी, ऐसी ऐसी स्पीशीज मर जाएंगी जिनके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब आपको एनसीईआरटी कहती है, क्या आपको बायोडाइवर्सिटी को लेके, अब यहां से तक जो था बहुत कम काम का था, डाटा ज्यादा था, है ना। तो अब जो यहां से काम का आपका स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले आपको कहती है एनसीईआरटी पूछती है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को लेके कोई पैटर्न दिखता है, पैटर्न समझ में आता है क्या? हमें कोई चीज ऐसी समझ में आती है कि ये पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी को लेके। ठीक है, देखो क्या पैटर्न है। ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये मेरे पास इक्वेटर है। ठीक है, तो जब मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाता हूं, जब मैं क्या जाता हूं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाता हूं, तो लैटिट्यूड चेंज हो रहे हैं। लैटिट्यूड का मतलब होता है यहां पे 0 डिग्री 5 ऐसे करके लिखते हैं ना, तो लैटिट्यूड्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कहते हैं। लैटिट्यूड्स बदल रहे हैं, आप समझो, लैटिट्यूड्स बदल रहे हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो हम यहां पर पहली वेरिएशन ये लिखते हैं
कि जब हम इक्वेटर से पोल पर जाते हैं, इक्वेटर टू पोल जाते हैं, बायोडायवर्सिटी डिक्रीज करती है, बायोडायवर्सिटी घटती है पोल की तरफ जाने पर, सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास होती है। दूसरा जब हम किसी माउंटेन पर हाइट पर जाते हैं ऐसे, तो भी बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, ये एक हो सकता है, लेकिन और क्या कह रहा है दूसरा, वो जो आपके एनसीईआरटी कहती है, वो कहती है कि मान लो ये एरिया है, इस एरिया में 10 स्पीशीज हैं, थोड़ा बड़ा लूंगा तो ये 10 तो होंगी और 2 आ जाएंगी, मान लो तो 12 हो गई। तो जैसे मैं क्या करूंगा, स्पीशीज नंबर वेरी अकॉर्डिंग टू एरिया ऑल्सो, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे नंबर ऑफ स्पीशीज भी बढ़ेंगी, ये भी कहता है। तो मेरे पास बायोडायवर्सिटी में पैटर्न है, जब मैं इक्वेटर से पोल जाता हूं तो बायोडायवर्सिटी घटती है और एरिया के साथ भी बदलती है। तो 2 पैटर्न मुझे अर्थ पे मिलते हैं। पहला मिलता है किसको लेके, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, जिसे हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड के साथ बदलती है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। इसके बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा और वहां से आपको याद करना है चीजें। देखो, समझना, तो हम क्या कर रहे हैं, एज वी मूव इक्वेटर टू पोल, बायोडायवर्सिटी डिक्रीज करेगी। यह समझ में आ रहा है, बायोडायवर्सिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी एज वी मूव इक्वेटर टू पोल। ठीक है, बायोडायवर्सिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, समझना ध्यान से, क्लियर है। बायोडायवर्सिटी क्या होगी, घटने लगेगी जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। एक सेकंड दे दो बेटा बस। इस बात के कोई सबूत हैं, देखो सबूत देखना, प्रूफ देखना, एग्जाम्पल्स हैं कुछ ऐसे, एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी हमें कहां मिलती है, किसके बीच में, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि ये क्लोज टू इक्वेटर होता है। पहला तो आपके लिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है, हां सर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके प्रॉपर डाटा में आता है। देखो ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ पे ये इक्वेटर है, तो मैंने कहा ये जो एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दिए बर्ड की स्पीशीज को लेके, बर्ड की स्पीशीज को लेकर एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए। क्या दिए, पहला एनसीईआरटी ने कहा कि जैसे जो इक्वेटर है ना, वहां पर एक आइलैंड है साउथ अमेरिका, मान लो एक आइलैंड है मेरे पास साउथ अमेरिका इक्वेटर पे, जैसे मान लो मैंने इक्वेटर बना दिया ये, तो इक्वेटर पर एक आइलैंड है साउथ अमेरिका, वहां एक कंट्री है मान लो कोलंबिया या इक्वाडोर वहीं है, तो मान लेते हैं इक्वाडोर ले लेते हैं। इक्वाडोर किस पर है, इक्वेटर पे। ऐसे ही जब मैं ऊपर जाऊंगा तो न्यूयॉर्क आ जाता है, मैं उसके और ऊपर जाऊंगा तो ग्रीनलैंड आ जाता है। तो मान लो आपके पास कोलंबिया या इक्वाडोर में से कोई भी ले लो, इक्वेटर पे है ये मेरे पास 41 डिग्री नॉर्थ है, ये 71 डिग्री साउथ सॉरी नॉर्थ है, मतलब मैं यहां से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि इस पे 1400 बर्ड की स्पीशीज मिलेंगी, इस पे 105 मिलेंगी, इस पे 56 मिलेंगी। तो ये बर्ड की स्पीशीज जो हैं उसके नंबर घट रहे हैं कि नहीं, बताओ सर। क्या हमें नंबर याद करने, नहीं, आपको क्वेश्चन अगर इसका आएगा तो ये आएगा कि ये कंट्री दे देगा कि विच हैव लोवेस्ट बायोडायवर्सिटी, नंबर नहीं आएगा, लोवेस्ट बायोडायवर्सिटी आपसे पूछ लेगा
कि भाई सबसे कम बायोडाइवर्सिटी हमारे पास किसके पास है, आपको देगा कोलंबिया, कोलंबिया भी इक्वेटर पर है, उसके साथ दे देगा आपको इक्वाडोर, उसके साथ दे देगा अमेजोन फॉरेस्ट या न्यूयॉर्क दे देगा, मान लो न्यूयॉर्क दे देगा, उसके साथ ग्रीनलैंड दे देगा। तो वो एग्जांपल एनसीईआरटी से ही पूछेगा, तो ग्रीनलैंड यहां है ना, ज्यादा ऊपर है, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी कम है, तो ये पूछेगा, नंबर नहीं पूछेगा कभी आपसे, इनके नंबर नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं थोड़ा और चला जाता हूं, तो फिर अमेजोन फॉरेस्ट का लेके डाटा है कि अमेजोन फॉरेस्ट में मेरे पास 1.5 लाख तरह के, मेरे पास मान लो वो है इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास 40,000 तरह की उसमें मान लो प्लांट की स्पीशीज है, 3,000 उसमें मान लो फिशेज मिल रही हैं, 1,300 बर्ड्स मिल रहे हैं, 478 वहां पर क्या मिल रहे हैं मैम, वो हमारे पास एम्फीबियंस मिल रहे हैं, 378 रेप्टाइल्स। मुझे कुछ कुछ डाटा याद है पर आपको करना नहीं ना डाटा याद, वो आपको ये समझ में आना चाहिए। यहां 2 इंपॉर्टेंट बातें, पहला अमेजोन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट, वहां बारिश ज्यादा होती है, तो एम्फीबियन के नंबर रेप्टाइल से ज्यादा दे रखे हैं, आप खुद सोच सकते हो क्यों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अमेजोन फॉरेस्ट इक्वेटर पे पड़ते हैं, तो वहां पर बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पर काफी सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे, तो अमेजोन फॉरेस्ट में भी बायोडाइवर्सिटी हाई है। क्या है, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट है, बारिश होती है, यहां रिवर्स होंगी, हमेशा याद रखना अमेजोन फॉरेस्ट में बारिश होती है। इसके अलावा इन्होंने और भी एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में डाटा क्या याद करना है, सिर्फ ये, दिस इज ओनली डाटा जो आपको याद रखना है। उसके अलावा ये याद रखना है कि भाई कंट्री जो है कौन सी इक्वेटर से दूर है, ठीक है, ये चीज आएगी आपको। तो जैसे मान लो हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी कोई पैटर्न शो करती है, हम कहते हैं हाँ शो करती है, कि वर्ल्ड शो रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एक पैटर्न है हमारे पास। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है, हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, सही है। मैक्सिमम कहां पर है, 23.5 नॉर्थ और साउथ के बीच में, ये देख लो, ठीक है। जैसे इसने कोलंबिया लिखा हुआ है, कोलंबिया इक्वेटर के पास है, ठीक है, इक्वाडोर भी है 1400 है, फिर ये न्यूयॉर्क हो गया, इसमें 105 है, फिर 71 डिग्री नॉर्थ पर मेरे पास 56 है, इंडिया भी देखो इक्वेटर के पास है, 1200 स्पीशीज है बर्ड्स की, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इक्वाडोर इक्वेटर पे है, उस पे 10 टाइम वास्कुलर प्लांट है, किसके कंपैरिजन में, देखो कहां गया, ये रहा, यहां पे होगा ना, यूएसए के कंपेयर, देखो फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन, इक्वाडोर भी इक्वेटर पे है, उसमें 10 टाइम्स ज्यादा स्पीशीज हैं, किसकी, वास्कुलर प्लांट की, वास्कुलर मतलब आपके पास एंजियोस्पर्म, एज कंपेयर टू मिड वेस्ट यूएसए, यूएसए बेटा नॉर्थ में है, थोड़ा सा ठंडी रहती है वहां पे। तो उसके बाद देख लो 3000 फिशेज में आपको बोल रहा था, 1300 बर्ड्स बोल रहा था, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स और लगभग 1 लाख से ज्यादा क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। पर क्या मुझे ये डाटा याद करना नहीं, मुझे सिर्फ ये याद करना अमेजोन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच, ठीक है कि नहीं, सही है, हाँ सर। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आपको यहां से जो करना है वो ये करना है कि वाई इक्वेटर हैव मोर बायोडाइवर्सिटी, ये कॉन्सेप्ट है, वाई इक्वेटर हैव मोर बायोडाइवर्सिटी। आपको क्लियर पता चल रहा है कौन सा याद करना है, सर आ गया तो बेटा मैं ऐसा थोड़ी है, कितने दिन से पढ़ा ही रहा हूं ना, मुझे भी कुछ तो आइडिया लगता होगा है, हाँ कई बार सूंघ के बता देते हैं क्वेश्चन आएगा कि नहीं, ठीक है। वाई इक्वेटर है मोर बायोडाइवर्सिटी, सुन ध्यान से बेटा, इसके 3 रीजन दिए, पहला मैं तीनों रीजन लिख रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ना, बताना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा नहीं तो। पहला रीजन, इक्वेटर पे जो है बेटा, इक्वेटर पे मोर लाइट पड़ती है, उसकी वजह से क्या होती है, मोर प्रोडक्टिविटी होती है, खाना ज्यादा बनता है, और मोर प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इनडायरेक्टली, ये लाइन याद रखना, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है बायोडाइवर्सिटी में, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये कह रहा है कि भाई इक्वेटर पे इतना खाना बनता है ना, इतना खाना बनता है कि वहां बायोडाइवर्सिटी खूब हो जाती है, सही है सर, बढ़िया, मतलब इतना खाना बनता है क्योंकि लाइट खूब करती है वहां पे। दूसरा कह रहा है कि भाई इक्वेटर पे हमारे पास अभी तक क्या हुए, आइस एज हुए 5-6,
पर इक्वेटर पे ज्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं, इक्वेटर लगभग बचा रहा, पूरी अर्थ पे पर इक्वेटर बचा रहा। तो इक्वेटर जो है बेटा, इक्वेटर जो है वॉज लीस्ट डिस्टर्ब्ड बाई चेंजेस लाइक आइस एज। उससे जो स्पीसीज बनी वो मरी नहीं ना भाई, कुछ नई स्पीसीज बनी होंगी जब आइस एज आया, या बेसिकली हम लिखेंगे डिस्टर्बेंसेस। तो डिस्टर्बेंसेस ज्यादा नहीं हुई उस पर इक्वेटर पे। तीसरा क्या होता है बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे आपने कभी एनालाइज किया होगा, जब बहुत ठंड होती है ना, मच्छर सारे मर जाते हैं, सही है, ऐसा थोड़ी सिर्फ मच्छर मरते हैं, कुछ और इंसेक्ट भी मरते होंगे। जब बहुत गर्मी होगी तो भी मर जाते हैं। तो मेरा पॉइंट यह है कि इक्वेटर पर सीजन नहीं होते, सीजन नहीं होने से वो एक्सट्रीम कंडीशंस बनती नहीं है, तो वो स्पीशीज बनी रहती है, उन्हें टाइम मिलता है। आप समझो, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इक्वेटर है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हुई, तो स्पीशीज गेट टाइम टू इवॉल्व, लगातार उन्हें टाइम मिला है। ठीक है। तीसरा हम लिखेंगे कि इक्वेटर लेस सीजनल होता है। इक्वेटर इज लेस सीजनल, सीजन नहीं होते इक्वेटर में, सीजन नहीं होते बेटा, इक्वेटर में सीजन नहीं होते। अगर इक्वेटर में सीजन नहीं है, लेस सीजनल है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव करेगी। ठीक है। तो पहली बात तो उसमें कभी डिस्टरबेंस नहीं हुई, दूसरा सीजन भी नहीं होते, तीसरा प्रोडक्टिविटी आई होती है। ये 3 रीजन है। इसमें एक वर्ड है निश स्पेशलाइजेशन, उसको पढ़ना। अगर आपने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ा है तो स्पीशिएशन के लिए, नई स्पीशीज बनने के लिए सबसे जरूरी होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एवोल्यूशन में, हाउ स्पीशिएशन अकर। तो स्पीशिएशन के लिए 2 तरह का हम पढ़ते हैं, एलोपेट्रिक, सिम्पैट्रिक। तो हम यह कहते हैं कि भाई स्पीशिएशन कैसे होता है, कैसे होता है भाई, 2 स्पीशीज अलग एरिया में रह रही हैं, ठीक है, अब वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो पहले हमने एरिया अलग कर दिया, फिर क्या हुआ, उसमें नई स्पीशीज बन गई क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। दूसरा, मान लो एक ही एरिया में रह रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अचानक से कुछ ऐसी म्यूटेशन आ गई, अब रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो उससे हम कहेंगे नई स्पीशीज बन गई। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में स्पीशिएशन जब हम बात करते हैं वो इंटरब्रीडिंग को लेकर कहते हैं कि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। दूसरा, हम अगर एक और डेफिनेशन में जाएं तो उनके निश भी अलग हो जाएंगे। एक बच्चे ने पूछा था इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होते हैं, बेटा सुन मेरी बात, निश तो होता है, हमने वो बता दिया। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके निश मैच करते हैं, सेम नहीं होते, मैच करते हैं। जैसे बिल्ली और आउल, उल्लू और बिल्ली, दोनों चूहा खाते हैं, दोनों रात में खाते हैं, तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट और टाइम ऑफ एक्टिविटी मैच करती है, इसलिए कहते हैं उन्हें इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, जिनके निश मैच करते हैं। ठीक है। तो आप यहां तक अब एनसीईआरटी करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश करेंगे जहां पे मैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा, बायोडाइवर्सिटी को क्या रोल है, कैसे एक्सटिंक्ट होती है, कैसे बचा सकते हैं। एक क्लास में पढ़ाएंगे, लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें से कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है। और आपको मैं वो भेज दूंगा, डेज याद करने, आपने कर लोगे याद डेज, क्योंकि डेज ओजोन डे तो आया था, बच्चे बड़े खुश हुए, मैसेज लिख के भेजना सर आपने डेज दिए थे 10-12 उसमें से आया था, तो भगवान करे आप भी लिख के भेजो कि सर आपने कराया, सब आया। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, ध्यान रखिए और अपने डाउट्स भेज दीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर, ठीक है, बाय।